हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की वर्कशीट 31 साइंस की वर्कशीट है। ये आज की वर्कशीट है। ये सबसे पहले हमारे चैनल पर वर्कशीट है आपके लिए। दोस्तों इसमें मैं प्रश्नों पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सीधा उत्तरों पे आऊँगा। पहले का उत्तर आएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरे का उत्तर है, चलो दूसरे के पाचन क्रिया में टिक्सन एंजाइम की क्या भूमिका है। तो अग्नाशय रस का श्रावण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए टिक्सन एंजाइम आवश्यक होता है। श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है। तो इसका एक फार्मूला भी है, लेकिन मैंने फार्मूला ना लिखकर इसे स्टेटमेंट में लिख दिया है। कोशिकीय शोषण द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु में संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी की विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोशोमिक क्रियाओं का परिचालन करती है, ठीक है। चौथे का आंसर आएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, जो आपके ऑप्शन में है डी। उसके बाद है उत्सर्जनी तंत्र में कार्यात्मक इकाई क्या है। तो विक्राणु, ठीक है, शायद ये ऑप्शन सी या बी है। रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक हैं। तो प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद सातवां है वाक्य पूर्ण कीजिए। लसिका रुधिर में के प्लाज्मा के समान है, लेकिन यह रंगीन और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन है, ठीक है। आठवां प्रश्न, यदि किसी पौधे में जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा। जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है तथा पौधे में से जाइलम निकाल देने पर जल का वहन नहीं हो पाएगा तथा पादप सूख जाएगा। वह रुधिर वहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुस शिरा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अभिकथन ए, रंध्रपत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र हैं। बिल्कुल सही बात है। गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों से होता है। हम जानते हैं कि रंध्रों से ही गैस का आदान प्रदान होता है। तो ए इसका आंसर होगा। ए और आर दोनों सही तथा आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है। तो इसका कारण है ब्रेड जो है वो छोटे छोटे शर्करा में विभाजित हो जाता है। जो हमारे लार ग्रंथि है वो लार छोड़ती है और लार के कारण जो है छोटे छोटे शर्करा में विभाजित हो जाता है और शर्करा मीठा होता है। इस वजह से हमें मीठा लगता है कुछ समय बाद। मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसके क्या कार्य हैं। मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पचे हुए भोजन में वसाओं और प्रोटीन को पचाने का काम यकृत करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं की सूची बनाइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं निम्न हैं। क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करना, ठीक है, ये एक घटना है। दूसरी घटना है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है। तीसरी घटना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, ठीक है। चौथा प्रश्न है द्विग्रोम के कार्य लिखिए। द्विग्रोम के कार्य निम्न हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहां द्विग्रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं तथा अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। द्विग्रोम के 3 कार्य मैंने लिख दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मरुद्वी पौधे में रंध्र दिन में बंद रहते हैं। व्याख्या कीजिए। ये पौधे कब और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में, जैसे कैक्टस रेगिस्तान में जो उगते हैं, और ये लोग रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पादन बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। दिए गए निर्देशानुसार फ्लोरो चार्ट को कंप्लीट करना है। तो आमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि, एक होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड एसिड, दूसरा होता है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेसिन, और एक होता है श्लेषा। हाइड्रोक्लोरिक के नीचे क्या लिखना है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेसिन की क्रिया में सहायक होता है। इसमें क्या लिखना है, पाचन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरे में क्या लिखना है, आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। हम समझते हैं कि मानव हृदय में रक्त 2 बार संचरित होता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर परस्पर ना मिले, जो कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक होते हैं।
धमनी और शिरा में विवेक अंतर करना है। धमनी यह वितरण वाहिका है, शिरा एक संवहन वाहिका है। ठीक है। ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। वियोजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है। इसमें वाल्व नहीं होते। इसमें वाल्व रुधिर में एक ही दिशा में प्रभावित करने के लिए इसमें वाल्व होते हैं। ठीक है। पदार्थों के उपमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है? पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह प्रक्रिया पादपों की निम्न रूपों में सहायता करती है: जल के अवशोषण एवं जड़ की पत्तियों तक जल तथा उसके विलेय खनिज लवणों की उपमुखी पादपों में ताप के नियमन में सहायता। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है 10वां प्रश्न है, मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की क्या व्याख्या कीजिए। मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया निम्न है: अधिक दाब के अंतर्गत के शिखागुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंद द्वारा विलेय पदार्थों को बोम सुपट में धकेला जाता है। फिर क्या है, जब रुधिर नलिका द्वारा प्रभावित होता है, जहां ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनर्वशोषण हो जाता है। जैसे जैसे मूत्र नलिका में प्रभावित होता है, कुछ आयन जैसे K+ यानी पोटेशियम और NH4 रुधिर में मूत्र की में प्रभावित हो जाते हैं। जब स्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती हैं और जल का पुनर्शोषण भी होता है। ठीक है। ये 5वां आप देख सकते हैं। अब है द्विगुत्रीय प्रश्न, यानी कि जो बड़े उत्तर हैं। इसमें आपसे कह रहा है मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य का चित्र बनाइए। ये हृदय का चित्र बनाना है और इसमें नामांकित भी करना है, कर दिया है हमने। उसके बाद कह रहा है मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव के रुधिर परिसंचरण से भिन्न होता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। मछली में श्वसन के बारे में 3 टॉपिक बताने थे। मछली में श्वसन अंग गिल्स, ये गिल्स गैसों का आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। ये गिल्स जलीय जंतुओं से को जल में विलय ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। दूसरा, मानव उत्सर्जन तंत्र का जो है चित्र बनाना है, उसमें लिखने भी, नाम भी अंकित करने, तो मैंने बना दिया है और नाम भी अंकित कर दिया है। अब इनके कार्य भी लिखने हैं। तो वृहक को मूत्र के बाद ये आप कार्य लिख सकते हैं। ठीक है, आप डिटेल देख सकते हैं इन कार्यों को। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, जलीय जीवों और स्थलीय जीवों को सांस लेने की दरों में अंतर क्यों होता है? व्याख्या कीजिए। वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है जो स्थलीय जीवों द्वारा आसानी से ली जा सकती है, परंतु जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जलीय जीवों को सांस लेने में दिक्कत होती है, उनकी दर कम होती है सांस लेने की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है। दोस्तों हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। आज की वर्कशीट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए टाइम लग गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।